हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज ये सबरीमाला का इनसाइड आउट और इसके बहाने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन स्टेट के नेचर को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप जो बेसिक फैक्ट्स थे वो सब आपको सबरीमाला के पता है, डिसीजन क्या है वो भी आपको पता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, alright, so let us quickly see some important facts about the सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल जो है वो लोकेटेड है केरला में। एक बात याद रखिएगा। दूसरा, ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहां से आपको एक रिसर्च वर्क और मैं देता हूं, हालांकि वो होमवर्क नहीं है, आपके पास ऑप्शनल है कि आप चाहो तो उस पर रिसर्च करो। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और ऑब्वियसली जो हमारा वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, दैट इज द अरेबियन सी से जो स्टेट लगते हैं वो सारे वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। उनमें से एक स्टेट है केरला। तो केरला के पठाना मिथिता डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने की, केरला में ये लोकेटेड। क्या था मेजर इशू? तो मेजर इशू ये था कि 10 से लेकर 50 इयर्स ऑफ एज की वुमेन को इस टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं है। द एंट्री ऑफ वुमेन फ्रॉम 10 to 50 इयर्स इज prohibited in the temple. Why this age? So this is the general age of menstruation of women. इस एज ग्रुप को बार कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द टेम्पल। ठीक है, क्या रीजन है हम देखते हैं क्यों ये एंट्री अलाउड नहीं है। व्हाट वाज द बेसिक रीजन? सो द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज कि सबरीमाला टेम्पल के जो चीफ डिटी हैं, जो मूल नायक हैं, जो सेंट्रल गॉड हैं जिनका वो टेम्पल है, वो है लॉर्ड अयप्पा। और मान्यताओं के अनुसार वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब एटर्नल सेलिब्रेट। ठीक है, ता उम्र अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान है लॉर्ड अयप्पा। और यदि महिलाओं को उसमें एंट्री दे दी जाएगी तो उनकी जो सेलिबेसी है, जो उनका ब्रह्मचर्य है, वो अफेक्ट होगा। ये मान्यता थी किसकी? वो बोर्ड जो पूरा मैनेज करता है अफेयर्स ऑफ द अयप्पा टेम्पल, ट्रावंकोर देवासोम बोर्ड। ठीक है, TDB इसको कहते हैं, ट्रावंकोर देवासोम बोर्ड इसके सारे अफेयर्स को मैनेज करता है। तो ये रूल जो है, प्रोहिबिशन ऑफ women of 10 to 50 years, ये किसने बनाया? TDB ने बनाया। और ये रूल किस पर बेस्ड है? तो जाहिर है उनकी मान्यताओं पर, उनके जो कस्टम्स हैं, जो भी उनके पुराने टैक्स रहे होंगे, उन सारी चीजों पर बेस्ड ये रूल है। और TDP का ये कहना है, ट्रावंकोर देवासोम बोर्ड का ये कहना है कि दिस प्रैक्टिस इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। देखो, समझो इस फ्रेज को, कैच द लैंग्वेज। ठीक है, बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है। सारी गरारी जो फंसी हुई थी वो इसी बात पर थी। देखिए, आपको याद होगा जब मैं अयोध्या वर्डिक्ट आपको पढ़ा रहा था, उस वर्डिक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये कहा था कि देखिए, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क का होना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, मस्जिद का होना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब वो है कि इस प्रैक्टिस के बिना भी वो रिलीजन या वो रिलीजियस बिलीफ इंटेक्ट रहेगा, अखंड रहेगा, बिना किसी हार्म के चलेगा। क्यों ये कहा था अयोध्या केस में?
क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। सो मॉस्क जो है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके बिना वो पर्टिकुलर फेथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो बहुत जरूरी है, जो नेसेसरी है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। एसेंशियल हमारे लिए क्या होता है? हवा, पानी, भोजन, ये तीन हमारे एसेंशियल्स हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते ना। वैसे ही कुछ एक प्रैक्टिसेस होती है जो किसी भी रिलीजन की एसेंशियल होती है। ठीक है, तो कुछ होती है एसेंशियल प्रैक्टिसेस, कुछ होती है नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस। तो बोर्ड का ये कहना था कि ये जो प्रोहिबिशन ऑफ टेम्पल एंट्री ऑफ वुमेन है, दिस इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, और एक बात और ये मानते थे टीडीबी वाले कि लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज जो हैं, लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज एक रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर्म करते हैं जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 26। आप लोग चाहो तो अपने नोट्स को पलटा कर एक बार क्विकली आर्टिकल 26 देख सकते हो। मैं उसको आपके लिए पढ़ भी देता हूं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू, ध्यान देना इन तीन टर्म्स पर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26 की तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। Every religious denomination or any section thereof shall have right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, यानी कि वो अपने रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकता है, अपने अफेयर खुद मैनेज कर सकता है, और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा अक्वायर कर सकता है, और अकॉर्डेंस विद लॉ में वो एडमिनिस्टर कर सकता है। ये बात कहता है आर्टिकल 26। ठीक है, तो टीडीबी का ये भी क्लेम था कि लॉर्ड अयप्पा डिवोटीज एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाते हैं। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात समझिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है? हालांकि हमने 26 को डिस्कशन करते हुए समझा भी था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है एक सब ग्रुप, एक सब ग्रुप विद इन अ रिलीजन। देखो लॉर्ड अयप्पा के ये डिवोटीज है, ये बेसिकली किस रिलीजन के फॉलोअर्स होंगे? तो बेसिकली तो ये सब हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं, ये सब हिंदू धर्म को मानते हैं, है ना। लेकिन डिनोमिनेशन जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है, आप सेक्ट मान लो। ठीक है, एक पंथ जिसको हम कहते हैं। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन बेसिकली एक सबसेट है किसका? किसी एक रिलीजन का, जिसको एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। प्लीज कैच द लैंग्वेज, जिसको एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। यहाँ क्या कोई स्पेसिफिक नेम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या नाम दे रहे हैं? सिर्फ लॉर्ड अयप्पा डिवोटीज। ये कौन सा नाम है भाई? ये तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। सो कायदे से तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की एसेंशियल पूरी नहीं कर रही है। ठीक है, एक ऐसा सेक्ट जो कॉमन फेथ पोजेस करता हो। लिख लो आप लोग चाहे तो इस बात को जो मैं बता रहा हूं। व्हाट इज रिलीजियस डिनोमिनेशन? रिलीजियस डिनोमिनेशन इज अ सबसेट of a religion, yeah, it is a sect or a body having common faith, and denoted by a distinct name or a unique or an unique name, वो होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। शैवाइट्स होते हैं, शैव संप्रदाय, वो एक स्पेसिफिक नेम से जाने जाते हैं और एक उनका स्पेसिफिक फेथ होता है, वो सिर्फ शिव में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो वो होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज का ये मानना था, ये कहना था
कि हम रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, हम रिलीजियस डिनोमिनेशन है और रिलीजियस डिनोमिनेशंस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 26 व्हिच आई जस्ट रेड फॉर यू। ये था इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड। एक और चीज छोटी सी आप यही सुन लो और समझ लो। हमने आर्टिकल 25 भी पढ़ा, हमने आर्टिकल 26 भी पढ़ा। पहले मैं आपके लिए आर्टिकल 25 बहुत क्विकली रीड कर देता हूं, ठीक है। आर्टिकल 25 से फ्रीडम ऑफ रिलीजन की शुरुआत हो रही है एंड आर्टिकल 25 सेज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस and free profession, practice and propagation of religion. Every citizen of India have right to conscious, वो किस में बिलीव करे किस में ना करे ये उसका विवेक है, ये उसकी निर्णय की क्षमता है। क्या वो भगवान में मान रहा है कि नहीं मान रहा, वो अल्लाह में मान रहा है कि नहीं मान रहा, या वो नास्तिक रहना या अनिश्वरवादी रहना पसंद कर रहा है, ये उसकी चॉइस है। या जिस भी शक्ति की भी वो पूजा करना चाहता है वो किस तरह से करे, ये सब उसकी चॉइस है। दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड ही हैव ऑल द राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, प्रोफेस हिज रिलीजन एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो, प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, ये सारी राइट आर्टिकल 25 दे रहा है। लेकिन इसके 4 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए ध्यान देना, 25 और 26 में एक बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। 25 के 4 रेस्ट्रिक्शंस है और 26 के कुल 3 रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 3 जो 26 के हैं वो 25 में भी है, बस एक चौथा रेस्ट्रिक्शन ऐड हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर, आप लैंग्वेज पढ़ोगे आर्टिकल 25 की, उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ये 4 चीजें दी है आर्टिकल 25 के बिल्कुल शुरुआत में, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। कौन सा पार्ट? वही पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली आर्टिकल 25 को आप एक्सरसाइज करो, आप अपने रिलीजन को एक्सरसाइज करो, लेकिन ऐसा मत एक्सरसाइज करने लग जाना कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है 25 और 26 में। 26 में 3 रेस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। 25 में 4 रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ और चौथा फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर। तो एक तो ये डिफरेंस बनता है। दूसरा, आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल की राइट है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है जब 25 पढ़ रहे थे। इट इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल। हर सिटीजन की ये राइट है कि वो अपना मनपसंद रिलीजन फॉलो करे, उसको प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे, एक्सेट्रा। 26 में द टर्म विच इज यूज्ड और द क्लास टू विच राइट इज गिवन इज रिलीजियस डिनोमिनेशन, जिसको मैंने अब भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन फेथ एंड नोन बाय अ डिस्टिंक्ट नेम और यूनिक नेम। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि एक ग्रुप हो गया, एक कम्युनिटी हो गई पूरी। सो आर्टिकल 26 इज कम्युनिटी राइट, ठीक है, कम्युनिटी की राइट है। और आर्टिकल 25 क्या है? इंडिविजुअल की राइट है, ठीक है। ये बात आप सभी को समझ में आई, दोनों 25 और 26 का। हालांकि कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई है, प्रीवियस लेक्चर में भी है, मतलब जब हम 25-26 पढ़ रहे थे। लीगल स्टेटस में जो डिफरेंस है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स वाला रेस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल पर तो है, लेकिन आर्टिकल 26 यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस के केस में नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर यही बनने वाला है। सारा विवाद और फसाद आज इसी में है, आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 26, ठीक है। कुल जमा बैकग्राउंड इतना है कि 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज की विमेन को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं है। रीजन है
कि लॉर्ड अयप्पा जो है वो एक इटर्नल सेलेबाइट है, नेस्टिक ब्रह्मचारी है वो, और इस उम्र की महिलाएं टेम्पल में एंट्री करेंगी तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, आइडल का ब्रह्मचर्य खंडित होगा, इसलिए वो एंट्री अलाउड नहीं है, ये कहना है टीडीबी का। और ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है उनकी, ये भी उनका कहना है। और थर्डली उनका ये कहना है कि दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 26 एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब क्या हुआ, वह ये कि कुछ 5 महिला वकीलों का एक पैनल, ठीक है, 5 वुमेन लॉयर्स का पैनल, जिसका नाम था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये नाम है इस केस का। इसका नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी में ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा केस है, या ये कौन सा केस है, तो सीधे पूछे कि यंग लॉयर कौन सा केस है, तो ये सबरीमाला केस है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है इस नाम को बहुत अच्छे से। या फिर कई बार इंटरव्यू आप दे रहे होंगे तो वो सबरीमाला केस ना पूछकर इस केस का पूछ लेंगे कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाले केस में क्या हुआ था बताइए, आपको नाम नहीं पता होगा तो जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो 5 महिला वकीलों का एक समूह जो है, ग्रुप है, वो पहुंचा और उसने जाकर रूल 3B को चैलेंज कर दिया। किसके? केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑथोराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965। ठीक है, ये एक रूल है, एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जो रूल ऑथोराइज करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज 10 to 50 ईयर्स एज वाली महिलाओं की एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ये एक रूल से आ रहा है, ठीक है, ये रूल जो लिखा हुआ है, ये वर्ड रूल जो है, इसका मतलब ये एक तरह का एक स्टैट्यूट है, एक लॉ का रिकॉग्निशन ये रखता है। याद करो आप आर्टिकल 13, याद आ रहा है? आर्टिकल 13 जब हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन ऑफ लॉ, उसमें पढ़ा था हमने लेजिस्लेशन, बाय लॉज, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा, उसमें रूल्स भी था। तो ये आप यूं समझ लो कि एक स्टैट्यूट एक लेजिस्लेशन की वैल्यू रखता है, आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ की वैल्यू रखता है। और आर्टिकल 13 ही क्या कहता है कि नो लॉ शैल बी वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स। ये बात आर्टिकल 13 ही कह रहा है। तो आर्टिकल 13 भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसी वजह से ये लोग कोर्ट जा पाए। ठीक है, ये वुमेन लॉयर्स का जो ग्रुप है कोर्ट इसलिए जा पाया, वरना आप एक टेम्पल को कैसे पार्टी बना सकते थे कोर्ट में? टेम्पल तो एक प्राइवेट प्लेस हुआ, टेम्पल तो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है ना। और हमने बार बार पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल होते हैं इन जनरल, एक्सेप्ट 2 और 3, 17, 23, 24, है ना। बट यहां पर आप देखो तो स्टेट ने ही ये रूल बनाया है, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल 1965। ये रूल जो है एक लॉ का स्टेटस रखता है, एंड द लॉ शैल नॉट बी डेरोगेटरी विद फंडामेंटल राइट्स। एंड ये कंटेस्टेड है, ये एलिज्ड था इस केस में कि भाई ये जो लॉ है, ये वाला लॉ, केरला हिंदू प्लेसेस वाला लॉ, ये जो रूल है ये वायलेटिव है कुछ आर्टिकल्स के। कौन से आर्टिकल्स के? वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन है ये रूल। क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1? याद आ रहा होगा आपको। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or
place of birth in 5 ground या any of these. So this is violative of article 15 clause 1 क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, जेंडर या सेक्स भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। एक जेंडर को परमिटेड है वहां जाना, दूसरे जेंडर को परमिटेड नहीं है। सो इट इज वायलेटिव ऑफ 15 क्लॉज 1, पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। इन महिला वकीलों का ये एलिगेशन था कि दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, एक तरह की छुआछूत है, ये एक तरह की अस्पर्शता है, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन विद दोज वुमेन, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। सो दिस रूल इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 17, ये भी उनका कंटेस्ट था। थर्डली इनका कहना था आर्टिकल 25(1) जो कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन देता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, ये करने से रोक रहा है। आर्टिकल 25 को भी वॉयलेट करता है ये रूल। क्यों? क्योंकि अय्यप्पा स्वामी की जो डिवोटी विमेन है, चाहे वो 10 to 50 वाले एज ग्रुप की भी क्यों ना हो, दे ऑल्सो हैव राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, प्रोफेस देयर रिलीजन, है ना। बट दिस प्रोहिबिशन ऑफ देयर एंट्री इनटू द टेंपल इज वायलेटिंग दिस लॉ। ये तीन बड़े इनके इश्यूज थे। और चौथा ये भी कहना था कि ये जो प्रैक्टिस है ये कोर फाउंडेशन नहीं है हमारे रिलीजन की। अय्यप्पा डिवोटीज की कोर फाउंडेशन नहीं है, या और अच्छी भाषा में मैं कहूं, इनका ये भी कहना था कि दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है। वुमेन की एंट्री को प्रोहिबिट करना इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। ये चार मोटा मोटी इनके विरोध थे, ठीक है। तो आपको फेवर के आर्गुमेंट भी अब समझ में आ गए होंगे और इनके अगेंस्ट के आर्गुमेंट भी समझ में आ गए होंगे। ये जो प्रोहिबिशन था इसका फेवर और इसके अगेंस्ट दोनों के आर्गुमेंट आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे, और लीगल प्रोविजंस जो इन्वॉल्व थे वो भी समझ में आ गए होंगे। ये रूल जो है ना, ये केरला हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ था पहले, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया कि नहीं नहीं भाई ठीक है ये। तब फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके साथ क्लब अप होती हैं ये तीन चीजें और, आर्टिकल 25, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15, और इन्हीं के साथ एक आर्टिकल और भी यहाँ आ जाता है। याद करो आप, मैं जब गोल्डन ट्रायंगल रूल पढ़ा रहा था, आर्टिकल 21 याद आ रहा है। मैंने मनेका गांधी के केस के बाद आपको एक प्यारी सी बात बताई थी कि मनेका गांधी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को आप आइसोलेशन में नहीं देखते हो, बल्कि इन तीनों को एक साथ देखते हो, कलेक्टिवली देखते हो। तो इन सारे इश्यूज में आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व हो जाता है। दिस इज वायलेटिव ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ वुमेन, ये भी कहा गया। क्योंकि मैंने एक बात और कही ना, राइट टू लाइफ जो है बड़ा ही कॉम्पोजिट और डायनामिक राइट है, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूसिव है और बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन उसका कोर्ट देता है। तो आप अक्सर देखिएगा हर इशू में आर्टिकल 21 समवेयर और द अदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चार प्रोविजंस थे जिनके कारण ये इनका नेगेशन था या इनका ऑब्जेक्शन था, ठीक है। तो यहां पर सारी लड़ाई अब क्या हो गई है, आर्टिकल 15, 17, 21 एंड 25 वर्सेस आर्टिकल 26, ये वाला, ठीक है। ये सारी फेवर की चीजें हैं, फेवर के आर्गुमेंट दे रखे हैं कि क्यों टेंपल में एंट्री
रेस्ट्रिक्टेड है एक्सेट्रा। तो इट इज द इशू बिटवीन 26 वर्सेस 15, 17, 25 एंड 21। क्या हुआ कोर्ट में भाई, सब जानते हैं हम, आर्टिकल आई एम सॉरी 4:1 के रेशियो से डिसीजन दिया, रूल 3B को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया और इस एज की महिलाओं को अलाउ कर दी टेंपल में एंट्री। ठीक है, टेंपल में एंट्री अलाउ कर दी। कुल मिलाकर यंग इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन का जो क्लेम था वो सब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। 4:1 के रेशियो से 5 जजेस की बेंच थी, 4 जजेस ने मान लिया, एक जज की ओपिनियन अलग थी, लेकिन कोर्ट में सारे डिसीजन मेजॉरिटी से दिए जाते। एक नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लो, किस जज ने डाइसेंटिक ओपिनियन दी थी। यहाँ डेड नहीं लिखा है, ये डेड लिखा है, ये हेड है एक्चुअली, वो टाइपो एरर था। सो इट इज हेड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उस बेंच में जो एक महिला जज थी उनकी ओपिनियन डाइसेंटिंग थी। बड़ी मजेदार बात है ये, महिलाओं की एंट्री को रोकने के लिए जायज एक महिला ही ठहरा रही है, पर ठीक है, वो उनके अपने उसके पीछे लॉजिक्स थे, फाइन। तो सारी बातें मान ली गई एक्सेप्ट वन। कौन सी बात? ये कहा कोर्ट ने कि ये 17 का वायलेशन नहीं है, मतलब ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ माइल्ड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन इसको आर्टिकल 17 का वायलेशन हम नहीं कहेंगे। और क्यों ये कहा गया भाई, यदि आर्टिकल 17 का वायलेशन भी कोर्ट मान लेती इसको, तो बहुत सारे लोगों को जेल वेल हो सकती थी। डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन बन सकता है, जो पहली लाइन लिखी हुई है। क्वेश्चन ये बन सकता है, हु गेव dissenting opinion in the famous Sabarimala case? So her name was Justice Indu Malhotra। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। उस समय पर ये ओनली वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी वुमेन जज हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। ठीक है, इसके पहले भी वुमेन जजेस रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सारी प्रमोट होकर बनी है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी वुमेन जज है जो बार से सीधे बेंच पहुंची थी, प्रैक्टिसिंग लॉयर थी, बड़ी फेमस एडवोकेट थी ये, और इसलिए इनको डायरेक्ट जज अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी पहली महिला एडवोकेट थी जो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इसलिए भी इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइन, सारे जजेस के नाम आप ना भी याद रखो कि जस्टिस दीपक मल्होत्रा थे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे एक्सेट्रा, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो ये था इनका जजमेंट। इनका जजमेंट बेसिकली ये था, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ टेंपल एंट्री है इसको खत्म कर दिया, यानी कि रूल 3B है, इसको माना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी भी बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि मेंस्ट्रुएशन पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ये एक जेंडर ओरिएंटेड डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन है, एंड इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। ये वर्ड डिग्निटी हम जब जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो आप महिलाओं की गरिमा, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट ये एक्शन है। ठीक है, अच्छा, मजेदार बात क्या है कि अभी भी ये जो केस है ना, ये पेंडिंग है कोर्ट में। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि रिव्यू पिटीशन लगा दी गई और 7 जजेस की बेंच के पास ये केस भेज दिया गया है। ठीक है, 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब इस केस को रिव्यू करेगी, फिर से इसका पुनर्विचार करेगी
फिर से इसके विभिन्न आयामों को देखेगी, और न सिर्फ ये, इसके बहाने इस तरह के और भी जितने केसेस हैं, बेसिकली किसी एक वर्शिप प्लेस पर वुमेन की एंट्री अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो कहां तक, किस एक्सटेंट तक, क्या क्या उसके रिपरकशन हो सकते हैं, क्या कैसा, ये फिर से एक 7 जजेस की बेंच रिव्यू करेगी। जल्दी इसका डिसीजन आएगा, जब भी आए तो आप उसे जरूर पढ़िएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ चीजें कही, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सुन लो। नंबर 1, ये कहा कि ये नोशन कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन पॉल्यूटेड और इम्प्योर है, ठीक है, a menstruating woman is polluted and impure is a form of untouchability, ये भी एक तरह का छुआछूत आप फैला रहे हो, which is not permissible। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 नहीं माना, ठीक है। यदि कोर्ट इसको आर्टिकल 17 का वायलेशन मान लेती तो शायद मंदिर की जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है वो सब जेल चले जाते। याद करो, आपको आर्टिकल 17 पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि आर्टिकल 17 इज ऑल्सो पनिशेबल, है ना। दिस इज एनफोर्सिएबल इवन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। लोगों को जेल हो सकती है यदि वो अनटचेबिलिटी की किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है, कोर्ट ने कहा इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, हालांकि आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं माना। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन के इस क्लेम को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, सेपरेट डिनोमिनेशन नहीं है लॉर्ड अयप्पा डिवोटीज, ठीक है, ये कोई सेपरेट पंथ, कोई सेपरेट सेक्ट नहीं है, ये सिर्फ हिंदू वर्शिप का ही एक पार्ट है, कोई अलग डिस्टिंक्ट कल्चर आपका नहीं है। इसको हम अलग नहीं मान सकते कि ये एक अलग टाइप है या अलग सबसेक्ट है, ये कहा कोर्ट ने, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 26 इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो बात मैंने शुरुआत में की थी 25 और 26 के बीच का डिफरेंस आज आपको इसलिए बताया गया था क्योंकि लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज का, स्पेशली टीडीबी का ये क्लेम था कि हम तो एक सेपरेट डिनोमिनेशन है, इसीलिए हम आर्टिकल 26 से प्रोटेक्टेड है, और आर्टिकल 26 के वर्च्यू से ये हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते रहे, भले वो आर्टिकल 17 में हो, 21 में हो, 15 में हो, 14 में हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट कोर्ट ने कहा नहीं, आप कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं हो सेपरेट, ठीक है, तो आपको 14, 15, 21, 25 इन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं हो, ये भी कहा। और लास्टली ये भी कहा कि दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी है यहाँ, नो कस्टम्स और यूसेजेस कैन क्लेम सुप्रीमेसी over the constitution and its vision of ensuring the sanctity of dignity, liberty and equality। dignity गरिमा, liberty यानी कि स्वतंत्रता, और equality यानी कि समानता, ठीक है, इन सब का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कस्टम्स हो, पर्सनल लॉज हो, कुछ भी हो, इन सब का एक इम्पैक्ट होता है लोगों के सिविल स्टेटस पे, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना करें, ये भी कोर्ट ने कहा। ये सारी बातें सबरीमाला टेम्पल वाले केस में कही गई, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आए, व्हाई सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्ड दिस इशू, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस केस को सुनने के लिए ही क्यों तैयार हो गई, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूं
ट्रिपल तलाक वाला इशू है, या और भी ऐसे कई सारे इश्यूज जो हम आगे पीछे पढ़ते आए हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस उससे रिलेटेड थे। तो इन सब का जवाब एक कॉन्सेप्ट में निकल कर आता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेक्युलरिज्म। मैं जब आपको प्रियम्बल पढ़ा रहा था तब भी हमने इस वर्ड पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, और हमने ये देखा था कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। बिल्कुल बॉटम लाइन हम निकाले तो वो ये है कि द स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शैल हैव राइट ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड नंबर 3, द स्टेट शैल इक्वली रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। ये 3 बातें हमने इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में समझी थी। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया का जो सेक्युलर नेचर है वो रिलीजियसली न्यूट्रल है। ठीक है, रिलीजियसली न्यूट्रल है हमारा स्टेट, एंटी रिलीजियस नहीं है, ना तो एंटी रिलीजियस है ना ही रिलीजियस है, हम रिलीजियसली न्यूट्रल स्टेट है। ठीक है, शायद यही एक बड़ी वजह रही होगी कि हमने बिल्कुल शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टर्म सेक्युलर ऐड नहीं किया था। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, हमने ये पढ़ा है। पर एक सवाल और ऐसा आया था जिस पर हमने चर्चा की थी कि वेदर वी वर सेक्युलर बिफोर 1976 और नॉट। सो यस, वी वर सेक्युलर बिफोर 1976 एज वेल। वो सारी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट एम्बॉडीड था 25 से लेके 28 वाली रिलीजियस फ्रीडम में, बट हमारा सेक्युलर नेचर रिलीजियसली न्यूट्रल है, एंटी रिलीजियस नहीं, जैसा यूएसए में है। यूएसए में स्टेट और रिलीजन के बीच में एक दीवार है, क्लियर कट डिमार्केशन है कि हम तुम्हारे काम में नहीं टांग अड़ाएंगे, तुम हमारे में टांग नहीं अड़ाना, हमारे रास्ते अलग अलग। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोर्ट एक तरह से पट्टी जैसी बांध कर बैठता है अपनी आंखों में, तुम्हें जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे पास मैटर आएगा तो हम उसको सुनेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता ये कहकर कि ये तो रिलीजियस मैटर है। ठीक है, दिस इज द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसको आप बहुत अच्छे से जान लो कि ठीक है, आपके धार्मिक कार्यों में स्टेट, जुडिशरी भी स्टेट का एक ऑर्गन है ना, स्टेट का पार्ट है। तो जब मैं स्टेट कह रहा हूं तो वो जुडिशरी की बात कर रहा हूं। जुडिशरी इन जनरल नहीं टांग अड़ाएगी आपके रिलीजियस अफेयर्स में, वो चुपचाप बैठी रहेगी आंखों पर पट्टी बांध के। लेकिन यदि जुडिशरी के पास मैटर पहुंचेगा तो जुडिशरी इज एम्पावर्ड टू लिसन और ट्राई द केसेस रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स। ये जो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहना, चुप बैठे रहना, और जब आप हमारे पास आओगे तभी हम उस पर कुछ करेंगे, इसको कहते हैं वॉचफुल बेनिवलेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आखिरी बात और मुझे आपको बतानी थी। अभी भी ये केस जो है ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन इसकी लगाई गई थी। अब 7 जजेस की बेंच इसको सुनेगी और आगे डिसीजन देगी, लेकिन इससे काफी कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ, और कम से कम उस इंटरप्रिटेशन की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को और डीपली समझ पाए।